नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह। नमस्कार। प्रिय दो ही लोग हैं जी मेरे। अच्छा, ओके। एक डॉक्टर सतीश त्यागी जी और दूसरे आप। और ये प्रिय जो टाइटल मिलता है ये दर्शक देते हैं। हाँ। जो कंटिन्यू जो बहुत प्यारा लगने लग जाता है ना, उसको प्रिय का टाइटल मिलता है हमारे। लेकिन ये तो एक परस्पर प्रक्रिया है। हाँ जी, हाँ। आप भी उतने ही प्रिय हैं हम। लेकिन मेरा इंट्रोडक्शन तो मैं करवा नहीं सकता ना। हाँ, ये बात तो मुझे तो आपका करवाना पड़ता है, इसलिए मैं आपका करवा रहा हूँ कि भाई हम सब के प्रिय धर्मेंद्र जी। दोस्तों, आपने पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी का एक वक्तव्य सुना होगा। उन्होंने संसद में आंदोलन जीवी एक शब्द इस्तेमाल किया था कामरेड साहब। आंदोलन के दौरान की बात। हाँ जी। किसान और आज मैंने एक नया शब्द और पढ़ा है और वो नया शब्द है किसान सेवी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब मैं पत्रकारिता के दौरान मैंने कभी किसान सेवी शब्द नहीं पढ़ा। तो इस पुस्तक पे पढ़ने से पहले मैंने भी नहीं पढ़ा था। और ये खास बात ये है कि ये किताब जिन पे लिखी गई है वो हैं चौधरी लाजपत राय जी अलकपुरा। और ये समझ लीजिए कि ये 100 साल की जर्नी है इनकी। हाँ, वो करीबन 100 साल की। हाँ, 102 साल के होके गुजरे ये। तो 101 पूरी सदी इन्होंने लोगों के बीच में गुजारी। ये किसानों के लिए इन्होंने जितना संघर्ष किया है, हमारे हिसार जिले में शायद इनसे ज़्यादा लंबा संघर्षशील जीवन किसी का रहा नहीं। जी, जरूर। और कामरेड साहब को इनके साथ वक्त गुजारने का मौका मिला। कामरेड साहब की बारात में ये गए थे और कामरेड साहब इनके घर में रहे काफ़ी समय तक। तो कामरेड साहब चौधरी लाजपत राय अलकपुरा के बारे में शायद ही कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ हो। तो आज मैं चाहूँगा कि आप कामरेड जो लाजपत राय जी हैं उनके बारे में हमारे साथियों को बताएं। आप ये बातचीत इसलिए कर रहे हैं कि एक एक करके जिस तरह से बुलाया दिया जाता है जी, तो वो केवल व्यक्ति को नहीं बुलाया जा रहा, बल्कि अपने ही इतिहास को नकारा जाने के समान है बुलाया जाना उन व्यक्तियों को। और उस राजनीतिक मूल्य व्यवस्था जो होती थी फ्रीडम स्ट्रगल की, उसके बाद भी ये विधायक भी रहे 1952 में 5 साल तक। और इनकी जो सादगी थी और लोगों की समस्याओं के लिए जो संघर्ष का मादा था। अपा जो एक दिन बात कर रहे थे इसकी, जो किसानों की बगावत थी लोहारू की रियासत में, ये लगभग समकालीन है। ये जो हाँसी की जो स्किनर स्टेट है जी, ये स्किनर एक जागीरदार था, 5 भाई थे वो। और ये हाँसी के काफ़ी सारे गांव और कुछ फतेहाबाद के और कुछ सिरसा के। खुद अलकपुरा जो गांव है इनका, खुद अलकपुरा वो अलेक्जेंडर से अलकपुरा बना है, तो स्किनर के बेटे हैं उसके गांव पे। तो ये गांव ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्किनर परिवार को दे रखे थे और वो स्किनर स्टेट बनी हुई थी जी। और स्किनर हॉर्स के नाम से आज भी एक रेजिमेंट मौजूद है जी। वो घोड़े रखते थे उसमें, और वो कंपनी को और अंग्रेजों को किराए पर देते थे घोड़े जी। तो उनको ये रियासत की तरह से ही ये गांव जो है वो संभलवा दिए गए, जिनमें 18-20 गांव तो ये हाँसी के पास के ही हैं, जिसमें अलकपुरा भी शामिल है। और ये जो स्किनर स्टेट थी अपने आप में, आप ये मानिए रियासत ही थी एक तरह से। और वो ज़मीनें जो हैं वो किसानों के नाम नहीं थी, मुजारे थे किसान तो। और उनके ऊपर तमाम तरह की वो जो टैक्सेस थे, लगान ज़मीन का, ज़्यादतियाँ थी उनके साथ, नजराना वसूल किया जाता था।
और यातनाएं दी जाती थी, बेगार ली जाती थी। ये सारी चीज़ें प्रचलन में थी और उनको बाकायदा पूरे के पूरे वो कानूनी अधिकार मौजूद थे कि वो किसी को मतलब अंदर बंद करवा सकते हैं और उन पे मुकदमे चलवा के सजाएं करवा सकते। तो जैसे लोहारू में बगावत हुई थी, उसी तरह का जो आक्रोश है वो यहाँ भी सुलग रहा था जी। और हम जब ये कहते हैं कि चौधरी लाजपत राय जी ने इस मुद्दे को उठाया और किस अंजाम तक लेके गए, उस पे आप बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कमाल की बात यह है देखने की कि वो सेंट स्टीफन स्कूल से पढ़े, सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े, दिल्ली से। चोई छोटूराम जी के, चोई छोटूराम भी सेंट स्टीफन कॉलेज से पढ़े थे जी। और ये सुनने में आता है कि सेंट स्टीफन का जो ग्रेजुएट होता है वो आधा अंग्रेज तो अपने आप में ही होता है, यानी उसका जो रुतबा उस जमाने में सेंट स्टीफन आज भी है जी। तो वहाँ से पढ़ के आए तो घर वाले ये अपेक्षा तो करते ही है ना। इनके जो फादर थे डूंगर सिंह जी, चौधरी डूंगर सिंह, जो इनका घर है प्रेमनगर में हिसार, उसका नाम डूंगर निधि है। अच्छा। और उसके साथ एक प्रसंग ऐसा जुड़ा हुआ है छात्र आंदोलन का जिस पे चर्चा करेंगे आप। लेकिन वो ये अपेक्षा तो करते ही है ना कि नौकरी करे भाई। हाँ, और वो जो डूंगर सिंह जी थे वो कुल मिला के मतलब लगा लो अलकपुरा में तो सबसे ज़्यादा ज़मीन की काश्त वो करते थे जी। तो अच्छे खाते पीते थे, मतलब तो अपेक्षा तो ये करते थे। लेकिन इन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ। और वो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई, तुम अपनी एक बार पढ़ाई पूरी कर लो, ये बीच में मत छोड़ना। वो तो उन्होंने पूरी की। वो कहते हैं ये बात मेरी समझ में आ गई थी, मतलब तो उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद और इसमें रुचि लेना शुरू किया। और दूसरा मकसद उनको याद करने का ये है कि आज़ादी की लड़ाई जो है वो केवल नेताओं की लड़ाई नहीं थी। सबसे नेताओं का महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन वो नेतृत्व जिनका कर रहे थे तो वो लोग क्या कर रहे थे। वो जो जनता का इतिहास है ना, कई बार हमारे इतिहास में वो गायब हो जाता, नेताओं के नाम बच जाते हैं और जनता की भूमिका वो नदारद हो जाती है। तो यहाँ पर ये चर्चा करनी जरूरी है कि आज़ादी की लड़ाई का मतलब ये है कि किसान और मजदूर या महिलाएं या विद्यार्थी या नौजवान वो भी तो लड़ रहे थे ना अपनी ज़मीन के लिए, अपनी मतलब गैरत और मान सम्मान के लिए और अपने विकास के लिए, ये अधिकारों के लिए। ये इस लड़ाई को सामने लेके आना कि कैसे लड़ी गई थी वो चर्चा कम है। आज लगा लो भाई 75-76 साल के बाद भी हमें वो बातें बतानी पड़ रही, नहीं तो क्या होगा कि स्किनर स्टेट के जो गांव थे उनके लोग भी भूल जाएंगे उस बात को, भूल भी चुके हैं। हाँ, ऑलमोस्ट पता नहीं है लोगों। और क्योंकि ये जो मुजारों की लड़ाइयाँ थी ये रियासतों में भी थी और जहाँ जहाँ भी जागीरदारी राजे रजवाड़े थे वहाँ भी थी। तो पटियाला की रियासत नहीं है, तो उस रियासत के मातहत जो गांव थे वहाँ तो बहुत बड़ी किसान सभा ने लड़ाइयाँ लड़ी। मुजारा लहर बहुत ऐतिहासिक आंदोलन माना जाता है हिंदुस्तान के किसान आंदोलन, और उसकी बदौलत ही उनको वो ज़मीनें मिली थी। और क्योंकि राजे रजवाड़े अंग्रेज़ों के साथ थे तो उनसे लड़ाई ना लड़के आप अंग्रेज से थोड़ी लड़ सकते हो। हाँ। तो अगर राजे रजवाड़ों से अंग्रेजों के साथ ही थी इनडायरेक्टली लड़ाई, तो वो हाँ, तो वो अंग्रेज़ों के खिलाफ ही लड़ाई थी। और वो एक मकसद उनका था कि भाई किसानी तो तभी खड़ी होगी ना जब उनके ये बात जच जाए कि ज़मीनें हमारी हो जाएंगी, हम मुजारे के बजाय इसके मालिक हो जाएंगे, तभी तो लड़ाई लड़ेंगे वो। उनको जब ये लगेगा कि ये रुकावट जो है ये जो राजे रजवाड़े और अंग्रेजिन का शासन का गठजोड़ है, ये रुकावट है, हमें हमारी ज़मीन के मालिक नहीं होने दे रहे,
जब ये अगर जच जाए उनको तो तब वो लड़ते हैं। फिर मतलब सिर धड़ की लड़ाई वो लड़ने के ऊपर उतारू हो जाते हैं। हमने बात की जैसे 22 किसान जिस तरह से सिंघानी गांव में मतलब शहीद हुए थे। तो ये स्किनर स्टेट के खिलाफ जो लड़ाई थी उसको ये कांग्रेस इन्होंने ज्वाइन की थी। अच्छा, चौधरी लाजपत राय। और असल में ना ये विधायक भी कांग्रेस से ही बने थे? विधायक भी कांग्रेस से ही बने थे। और ये क्योंकि 2 लाजपत राय थे इसलिए कई बार लोग ना लाला लाजपत राय क्योंकि उनका नाम ज्यादा उसमें आ जाता है। एक सिसाई के भी थे कोई लाजपत राय जी? एक सिसाई के भी थी लाजपत राय जी कोई? सिसाई वाले लाजपत राय नाम शायद नहीं था जी मेरे ख्याल में। लेकिन लाला लाजपत राय जो थे उनके और इनके नाम के बीच में कन्फ्यूजन होने का कारण ये है कि ये भी हिसार से थे और लाला लाजपत राय भी हिसार की अदालत में उन्होंने वकालत करी जी। उनका सारी समाज का काम था उधर। और हिसार की जेल में भी रहे हुए हैं वो जी, लाला लाजपत राय भी। तो ये चौधरी लाजपत राय अलगपुरा जो है ये कांग्रेस में थे। तो ये इनके साथ जो है ना वो और भी कई कांग्रेसी बड़े महत्वपूर्ण उस दौरान थे। 1920-22 तक तो आप ये लगा लो चौधरी छोटूराम भी कांग्रेस पार्टी में थे ही। और ये कलकत्ते में ना 1928 में अधिवेशन था, राष्ट्रीय अधिवेशन कांग्रेस का, ये उसमें गए थे। और पंडित नेकीराम शर्मा जो थे वो भी क्योंकि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के थे, उन पे भी कभी बात करेंगे, उन पे करेंगे कभी, वो भी इनके साथ गए थे। और ये वहाँ जो कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व था उनसे विचार विमर्श करके ये बीड़ा उठा के आए थे कि हम वहाँ जाके और किसानों को संगठित करके स्किनर के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। और वहाँ से जब वो वापस आए तो वापस आने के बाद 9 जनवरी को 1929, क्योंकि वो दिसंबर 1928 की था अधिवेशन, वापस आके उन्होंने फिर 9 जनवरी की एक पंचायत अलगपुरा में रखी। और वो बड़ी भारी सफल रही वो पंचायत। उसके अंदर उन्होंने ये प्रस्ताव पारित करके कि भाई हम जो उत्पीड़न है ये और हमारी जो जिस तरीके से बेदखली कर दी जाती है लगान ना देने पर, तो इससे मुक्ति करने के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और फिर उन्होंने किसान सभा नाम से संगठन गठित किया और ये उसके जनरल सेक्रेटरी बने और पंडित जी जो हैं वो उसके अध्यक्ष बने, नेकीराम शर्मा जी। हाँ, तो उसके बाद ये एक जो हम मांग पत्र जो उन्होंने 5 सूत्री मांग पत्र उठाया, जिसमें सबसे पहला तो यही था उनका कि भी लगान कम किया जाए। नंबर 2, ये जो कई शुक्राना है, नजराना है, जो इस तरह के लगे हुए टैक्स हैं वो ख़त्म किए जाएं, बेगार भी ना ली जाए। और कई सालों तक अगर किसी का मतलब लगान ना जाए तो बेदखली की बात हो सकती है। ऐसे नहीं है कि भी एक बार का लगान नहीं गया तो वो। और ये किया कि जो कोई सिपाही है या जो कोई स्किनर स्टेट के कारण दे उनकी तनख्वाह भी गांव वाले देंगे। हाँ, ये भी हटना चाहिए मतलब। और उसके साथ साथ ये भी किया कि जो मुलाजिम हैं स्टेट के उनका व्यवहार सही होना चाहिए। वो बदतमीजी करते थे लोगों के साथ, तो इस प्रकार का दमन बहुत ज़्यादा था। इसीलिए मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ कि ये इस साल के कैलेंडर पे हैं, ये इस साल का कैलेंडर किसान सभा का, इस पे यही उल्लेख किया है कि कैसे इन्होंने किसान सभा का गठन किया। ये इसके अंदर ये लिखा हुआ है। उनकी अपनी पुस्तकों में इस बात की चर्चा है, चर्चा मिलती है। और उन्होंने मतलब उसी टाइम पे एक चुनीलाल जी थे, उनको कोषाध्यक्ष बनाया जी। और सारे लोगों ने चंदा इकट्ठा करके कि भाई इस लड़ाई को अब आगे लेके बढ़ाएंगे। और वो इस दौरान जब ये
उनको मांग पत्र देने के लिए गए तो उसने इनसे मिलने से इनकार कर दिया और फिर और ज़्यादा लोगों में आक्रोश फैला और फिर वो जो जिला अधिकारी थे उन तक भी बात गई। तो आखिर में तो जब ये सारे विद्रोह हुए, आपको तो पता है जो 1857 का विद्रोह था हिसार में खास तौर पे, तो जो पुरानी कचहरी है वो लूट ली थी 1857 में। और वो जो मालगुजारी के जो दफ्तर थे एक्चुअली उनमें आग लगा दी कि रिकॉर्ड जल जाएगा तो हमारी देनदारियां खत्म हो जाएंगी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ज्यादातर 1857 तब कंप्यूटर तो थे नहीं, विद्रोह की जो फाइलों में था जो हाँ, तो उसके आधार में वास्तव में ये किसानों के ही आक्रोश और शोषण था जो उस टाइम पर मतलब कंपनी की जो सेनाएं थी उनमें भी वही प्रतिबिंबित हो रहा था। वो भी क्योंकि किसान के बेटे थे सारे के सारे। तो एक तरह से आप देखने लगेंगे ना तो ये निरंतरता है इस तरह की कि किस तरह से जो किसान की पीड़ा है उसका जो शोषण है और उस टाइम पर किसान के साथ क्योंकि जो गैर जमीने लोग थे वो भी उसके साथ जुड़े क्योंकि उनका भी भविष्य उसी के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो भी संघर्ष करते थे उनके साथ, सारी बरादरियां इकट्ठी होती थी। ये वो लड़ाई उस समय की है। हम जब लोहारू की बात करें, चाहे हम ये जो स्टेट है स्किनर वाली इसकी बात करें, और चाहे हम भगत सिंह हर की फांसी की बात करें, वो भी 1931 है। और ये भी वही दौर है 1929, 30, 31 का ही दौर है जिसके अंदर ये लड़ाइयाँ चल रही हैं। और वो इतना दबाव उनके ऊपर पड़ा, आखिर में उनको ये चीज़ माननी पड़ी कि भाई हम वो कम कर देंगे, आपका लगान भी कम कर देंगे और ये बाकी चीज़ों के ऊपर भी उनको जब छूट हुई और उन्होंने ये किया कि भाई बेदखली आप नहीं करेंगे, तो किसानों को आधी खुशी तो इस बात से हो गई ना कि हमें ज़मीन से बेदखल नहीं किया जाएगा। एक तरह से आधी लड़ाई वो जीत गए थे उस तरह देखा जाए तो। और उस टाइम पर वो जो जलसे हुए, जवाहरलाल नेहरू के साथ भी इनका जो लाजपत राय और उनके साथियों का सीधा ताल्लुक था। और वो इस इलाके में आए भी, सुभाष चंद्र बोस भी आए, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा का पूरा इलाका साउथ रोड के स्कूल में आए थे। हाँ। और इस इलाके के अंदर भी वो पूरी उनके पास ये जानकारियाँ थी। और लोहारू वाले विद्रोह में भी असल में यही गए थे वहाँ जवाहरलाल नेहरू से मिलने दिल्ली, 2000 रुपये सहायता के रूप में लेकर आए थे जवाहरलाल नेहरू से। हाँ, मतलब आप ये लगा लो कि कांग्रेस पार्टी ने वो जो शहीद हुए थे और जो घायल हुए थे उनकी मदद के लिए लेके आए थे वो सिंघानी वाले विद्रोह में। और वहाँ तक पहुँचने में भी इनको कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ी थी, ये भी उसके अंदर हमने पढ़ा था। और ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसमें मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो केवल वो जो लड़ाई थी, फिर ये आगे के किसानों की भी शुरू हो गई जो फतेहाबाद और सिरसा साइड के जो गांव थे स्किनर स्टेट के अंडर। और इनका जो व्यापक दायरा था, बाकी एक्चुअल तो टाइटल लोगों को मिले 1953 में जाके, तो सारा पंजाब जमीनों के। हाँ, अच्छा। क्योंकि 53 में पंजाब का लैंड रिफॉर्म्स एक्ट पास हुआ था, तब ये असेंबली में थे। तब हरकिशन सिंह सुरजीत भी एमएलए थे, कैरों साहब भी एमएलए थे। तो इनमें कॉमरेड सुरजीत ने भी एक लेटर इनके शुभकामनाएं देते हुए जो लिख रखा है, उसमें ये कह रखा है कि हमने इकट्ठे मिलके जो काम किया, उसमें विधानसभा में जो कानून पास हुआ था उसमें इन्होंने मिलके कम से कम 100 संशोधन पेश किए, अमेंडमेंट असेंबली के भीतर, और तब वो पास करवाया था। तो कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, इसका श्रेय इनको जाता है। और वो जितनी भी रियासतें वगैरह पटियाला की तमाम जगह की रही होंगी, उनके ऊपर भी बाद में वो लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू हुआ और किसान जो है वो ज़मीन के मालिक बने। और ये इनकी खास बात ये है कि ये इसके बावजूद भी जब एमएलए नहीं थे 57 के बाद, तो भी कितनी ही चिट्ठियाँ इनकी
चारों तरफ प्रधानमंत्री को या कृषि मंत्री को, पंजाब की सरकार को, कैरों को, पानी की समस्याओं को लेकर, ज़मीन की समस्याओं को लेकर, देहात की जो दिक्कतें हैं उनके लिए चिट्ठियां लिखते थे, मंत्रियों से जाके मिलते थे। और इनका किरदार और व्यक्तित्व इतना ऊंचा था कि सभी उनसे सम्मान करते थे, हम मानते थे। भार्गव साहब जो हिसार के थे, जाट कॉलेज के पास जो मकान है, वो भी मिनिस्टर होते थे। तो गोपीचंद भार्गव, हाँ, उनसे भी वो एक बार सीएम भी बने थे। तो ये उनसे मिलके भी, और किसी का आप जैसा कोई जाता कि जी मेरा ये काम है, उसका कागज पे लिख के, और वो ये कहते थे भाई इसमें ये देख लेना होने का है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई वो कोई उस तरीके से। और समाज के काम के लिए इतने कमाल की बात तो ये है कि 1912 में तो शादी हो गई, ये 1901 में पैदा हुए। अच्छा, 11-12 साल के ही थे तब ऐसे हो जाती थी शादियां, मतलब तो कितना। तो 1911 में जो बरौना में पंचायत हुई थी, हाँ, उसमें शादी की जो उम्र है, हाँ, वो जाट समाज ने 14 साल रखी थी। अब बताइए, हाँ कि 14 साल की उम्र कम से कम करो बच्चों तो वो जिम्मेदारियां भी कितनी रही होंगी, देखो ना, घर बार चलाने की। 3 बेटे सिसाना में हुई थी शायद के थे, 3 बेटे। और एक तो चौधरी उदयवीर जो थे, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, इनके बेटे। हाँ, बड़े वाले कम्युनिस्ट पार्टी से थोड़े वोटों से लूज किया था। हांसी बहुत बड़ा हल्का था तब। और वो फिर सोवियत यूनियन चले गए, ताशकंद रेडियो पे अनाउंसर थे। अच्छा, बाद में तो वो आ गए थे, मौत हो गई उनकी। और जो दूसरे बेटे जयंतवीर सिंह जो हैं, वो रशियन पढ़ाते थे हमारी यूनिवर्सिटी। अच्छा, और हमें पीएचडी में एक फॉरेन लैंग्वेज में रशियन पढ़ाते थे। हाँ, तो फॉरेन लैंग्वेज का एक कोर्स हमें करना पड़ता था पीएचडी में। अच्छा, तो हम उनके साथ वो एक कोर्स किया था रशियन लैंग्वेज का। और एक राजवीर थे, उनका दुर्भाग्य से मतलब वो इंतकाल हो गया, उनकी डेथ हो गई थी मतलब। तो मैं ये जो कह रहा था कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार क्या हुआ कि हड़ताल हो गई रोजगार के सवाल के ऊपर के भी। ये जो उस टाइम एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर कहते थे, एडीओ बन गए बाद में, बोले उनकी नौकरियां भाई निकलनी चाहिए। तो बोले सवेरे 5 बजे कृष्णा बस में बैठ के दिल्ली चलेंगे, इंदिरा गांधी को ज्ञापन देने जाए। हाँ, इन्होंने कहा नहीं, आप लोगों ने एक्शन कमेटी ने तय किया। अच्छा, तो बोले ऐसा करते हैं, यूनिवर्सिटी में तो खाम हो सकता है पुलिस वुलिस पकड़ ले, किसी प्राइवेट जगह रुक जाते हैं। तो हमें घर में जाके छत पे, गर्मियों के दिन थे, ऊपर सो गए। 20-25 लोग थे। मेरे को बहुत बाद में पता चला जब हम उस घर में रहने लगे कि इसकी छत पे हम सोए थे। वो इनका घर था। वो इनका घर था, वो उपलब्ध था, आप ये लगा लो कि आंदोलनों के लिए किस तरह से। और बाद में तो खैर हम उसमें रहे काफ़ी दिन तक। और ये खुश नसीबी हमारी लगा लो कि हमें उनकी सेवा करनी। आपसे लेटर लिखवाते थे? लेटर नहीं लिखवाते थे। ये वाली जो किताब है ना, हाँ, ये कॉमरेड शिषपाल एडवोकेट की लिखी हुई है। हाँ, तो ये बाबूजी कहते थे, हम इनको बाबूजी कहते थे। तो ये बाबूजी कहते थे, कॉमरेड एक बार आ जरा बैठते थोड़ी देर। फिर वो याद कर करके ये लिखो, ये लिखो, ये तो मेरे को तब एहसास याद आई जब मैं इसको पढ़ने लगा, भाई ये बात तब मेरे से लिखवाई थी उन्होंने। हाँ, हाँ। तब हमें इतना महत्व का नहीं पता था। हाँ, तब कोफ्त होती होगी कि पकड़ लिया जी, मतलब 2 घंटे के लिए। तो इसलिए नहीं होती थी कि भाई वो इतना हमारे ऊपर नैतिक प्रभाव उनका था। भाई ये बाबूजी कितने सिंपल, और इतना कुछ होने के बाद तो वो लिखवाते थे। मतलब 3-4 बार लिखवाए होंगे, कम से कम 10-15 पेज तो मुझे ख्याल है ऐसा वो लिखवाए थे। और ये इतने सिंपल थे। शायद एक बार आपने ही जिक्र किया था, बस में जो है आप बस में बैठे थे, ये नहीं किसी ने जिक्र, किसी और ने किया होगा। हाँ, किसने जिक्र किया। तो ये बस में चढ़े और बहुत सारे लोगों ने इनको नमस्ते की ना, राम रमी।
तो बोला, मैंने पूछा वो ये आदमी कौन है, इतना सादा सा, इतने लोग राम राम नमस्ते कर रहे। बोले बहुत बड़ा आदमी है ये, चौधरी लाजपत राय है। ये ऐसे सिंपल, देखने में सिंपल है, और वो किरदार बोलता था ना जी इनका किरदार बोलता था, किरदार में इतनी ऊंचाई थी। और जिसके काम के लिए कहीं भी गए ना, कभी भाड़ा अपनी जेब से दिया ही इन्होंने। उस टाइम पर वो एमएलए की फ्री ट्रेवल नहीं थी, अगले का भी भाड़ा खुद दिया उन्होंने, और कभी रिक्शा वगैरह में नहीं बैठते। ना सारा जीवन दूसरों के लिए जिया इन्होंने। आप ये देखो, रोहतक का पुराना बस स्टैंड और ये हमारा घर, पूरा ही शहर पार करके हमारे घर आ गए सवेरे। पैदल आ जाते थे? पैदल आ गए, वो तो बाद में पता चला। उस टाइम पर ये फ़ोन वोन का सिस्टम उतना नहीं था, तो हमने चाय पानी कुछ नाश्ता करवाया। तो बोले कामरेड मेरे को यूनिवर्सिटी जाना है। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपको अभी ऑटो में बिठा के आता हूँ। बोले नहीं, ऑटो में नहीं बैठूंगा। मैंने कहा चलो रिक्शा में बैठ लें। नहीं, रिक्शा में भी नहीं बैठना, मैं तो पैदल आया हूँ और पैदल ही जाऊँगा। मानने नहीं, मतलब आप देख लो, वहाँ सोनीपत अड्डे से लेकर और फिर यूनिवर्सिटी तक पैदल आए, पैदल गए वो, मतलब। तो ये इतना तो अच्छी खासी उम्र हो रही होगी उनकी उस टाइम भी, मतलब आप ये लगा लो भाई 80 के आसपास तो थे ही, क्योंकि 92 साल के थे तब तो ये ग्रंथ उनका लिखा गया, जब इनका अभिनंदन किया हिसार में। तो 92 साल के थे वो, तब वो 92 साल। कौन से साल में गए वो दुनिया से? हैं? कौन से साल में गए वो आप ये लगा लो कि उनकी जो ये उस टाइम पर ये कब हुआ, शायद उनकी जो मृत्यु का जो 2001 आंख में हुई होगी, 2004 में। हाँ, 1 या 4 में देखना, जिसमें कैलेंडर में है क्या, इसमें भी नहीं है, उसमें वो शायद डाल नहीं रखा होगा। लेकिन ये 92 की बात है, आप ये लगा लो, तब 92 में जन्मदिन था, क्योंकि 1901 के वो थे मतलब ना, और 102 साल के हो गए थे। तो 8 साल और 2 साल 10 साल, तो ये मतलब 2002 लगा लो, 2 में गए, तब वो गए। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। और गांव में ही रहते थे वो, अलगपुरा में। अलगपुरा में ही रहते थे, शहर में नहीं रहे, उस कोठी में भी नहीं रहे। अच्छा। और वो जब आते थे तो कभी ये नहीं कहते थे मेरे को ये चीज़ चाहिए, वो ये पूछते थे कभी तो, जगमती, हाँ जी बाबूजी, खाना खाना पड़ेगा क्या? बनने लग रहा है जी, 5 मिनट में खाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, फिर कहते, वो जो डॉक्टर महावीर नरवाल और हम इकट्ठे रहते थे, तो गीता थी उनकी बहन, गीता, वो कहते हाँ जी बाबूजी, क्या रजाई भी ओढ़नी पड़ेगी क्या? बोली रजाई रखी है बाबूजी, ड्राइंग रूम में भी आपको देंगे, आप आराम कर लो खाना खा के थोड़ी सी देर। तो ये किसी तरीके की मांग नहीं करते थे, उस तरह याद दिला देते थे अलग तरीके से। हाँ, उसकी ज़रूरत पड़ेगी क्या है, इस तरह से वो पूछते थे। तो खैर, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि आज़ादी के बाद भी किसानों के मुद्दों को लेकर 1992 में ना हमारा ऑल इंडिया की कॉन्फ्रेंस हुई थी। 1992 में हिसार में हुई थी, अखिल भारतीय किसान सभा की कॉन्फ्रेंस, और वो 27वीं कॉन्फ्रेंस थी। आप ये देख लो, 3 साल में एक बार होती है। तो इन्होंने तो सारी अटेंड करी होंगी वो तो इन्होंने ना, असल में लखनऊ में पहले वाले सेशन का तो मेरे को पक्का पता है, जो स्थापना हुई 1936 में, ये डेलीगेट थे उसमें। लेकिन हिसार में जो 27वां सम्मेलन हुआ ना, अखिल भारतीय सम्मेलन, जिसमें ज्योति बसु आए थे, हरकिशन सिंह सुरजीत थे, उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष थे ये। मतलब तो इनसे बेहतर कोई आदमी हो नहीं सकता था, और हम उसके आयोजक थे। मतलब तो हमें इनका मार्गदर्शन जो मिला, और आज हम बात जब कर रहे हैं तो सवाल ये आता है कि भाई ये जो जज्बा है सादगी से रहना, कि जब हमारे देश के इतनी बड़े हिस्से के लोग परेशान रहते हैं, जिनको भोजन प्रॉपर नहीं, शिक्षा नहीं, ओढ़ना पहनना अच्छा, जिनको चिकित्सा नहीं मिल रही, जिनको घर ठीक से नहीं मिल रहा, तो हम इतनी ऐशो आराम के साथ रहें, ये ठीक नहीं।
जबकि ये तो अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, इसके बावजूद भी इतनी सिंपल लाइफ के वो खादी का कुर्ता और पगड़ी और धोती बांधते थे, जूती पहनते थे, उसी को ही धो धा के वो पहन लेते होंगे। गांव भी मैंने इनका घर भी देख रखा है गांव में जाके। तो ये आज बात करने का तात्पर्य ये है कि जनता को जो संगठित किया, कई बार हम कह देते हैं कि भाई जनता कुछ नहीं होती। जनता तो सब कुछ है जी, क्या जनता तो सब कुछ है, सब कुछ भी जनता है, एक समय पे ऐसा होता है कि जनता थोड़ी कई बार सुस्त हो जाती है, वो अपने अधिकार उसको पता, लेकिन जब पता चलते तो कुछ भी कर देती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको ना एक कोई कारक ऐसा चाहिए होता है जो उनके बीच में जाके अगर वो ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ उनको तो जनता उसको साथ देती है, संगठित करता है, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो जनता इकट्ठी हो जाती है और लड़ती है। ये किसान आंदोलन भी इस बात का सबूत है। मतलब तो ये जो वो थे ना चंद्रभान जी भी, ओबरा चंद्रभान जी ओबरा जो थे, वो भी 57 में MLA बने थे। ऐसी तासीर, ऐसी सादगी उनकी थी। अच्छा, वो भी रामजस कॉलेज के पढ़े हुए थे, मामूली बात नहीं है। और उन्होंने कभी जॉब वगैरह, अब तो मैं वो जब किताब पढ़ रहा हूँ इन दिनों वही पढ़ रहा हूँ, तो बड़ा अलग ही किताब है वो। अच्छा, हमारे साथ तो जेल में थे ना वो तो बहुत ही रूट्स को पहचानने वाली किताब है। तब हमें ये नहीं पता था कि उन्होंने लोहारू की बगावत में हिस्सा लिया था या इतना कुछ उसके साथ ताल्लुक है। इनके भी आपस में ताल्लुक थे, मतलब। और अच्छा, छोटूराम जी से इनके संबंध थे, संबंध ये मतलब दोनों इकट्ठे भी गए थे वहाँ लोहारू के अंदर। अच्छा। सिंघानी में। और जो कमेटी 15 मेंबरों की बनी थी, राहत कमेटी, चौधरी छोटूराम उसके अध्यक्ष थे। उसमें लाजपत राय जी भी थे, मेकीराम जी भी थे, हाँ, मेंबर थे उसके अंदर। तो ये जो पूरी की पूरी एक पीढ़ी है, उस पीढ़ी के जो मूल्य हैं, उनकी जो उनके जो विचार हैं, उनके जो विश्वास हैं, वो उनसे सीखने की हमें ज़रूरत है। चुनौतियां आज भी साम्राज्यवाद की हैं, तब भी थी, मतलब। तो इस तरह के जज्बे के बिना बात नहीं बनने वाली, कि कोई किसी तरीके की जात पात में विश्वास नहीं, किसी तरह के। ये तो आदमी अलग थे जी। ये किसी अलग ही मिट्टी के बने हुए नहीं। वो तो जो मतलब हमारा राष्ट्रीय मुक्ति जो आंदोलन था, उसकी ऊर्जा से बनते थे ये। मिट्टी असल में वास्तव में वही थी। चाहे वो भगत सिंह हर की पीढ़ी थी, लिखते पढ़ते थे खूब। ये पढ़ने के तो इतने वो थे कि 1 मिनट ये खाली नहीं बैठ सकते थे। अच्छा। या तो खाना खा रहे हैं या पढ़ रहे हैं, सिर्फ सोते हुए नहीं। आपके यहाँ अगर वो आ गए ना, तो सारी किताबों पे नज़र मार के एक आधी किताब को निकाल के पढ़नी शुरू कर देंगे। अखबार कोई सा भी मिल गया, पूरे रुचि के साथ पढ़ते थे उसको। और याददाश्त बहुत तेज थी उन जमानों के अंदर भी उनकी। तो हमें तो इसी बात की खुशी है कि उनकी सेवा करने। आप कुछ है ना, हम वही बन जाते हैं जिन जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं। ये सही बात। तो आपने बहुत सारी चीजें ले रखी हैं इनकी अगर मैंने इनको तो देखा नहीं कभी, पर मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि ये कैसे रहे होंगे आपको देख के। नहीं, हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने। लेकिन एक बात जरूर है कि जब उनकी याद आ जाती है ना, तो हमें क्या करना चाहिए ये एहसास जरूर होता है कि भाई वरना क्या फायदा। 80 साल की उम्र में कोई आदमी भागा घूमता था किसानों के लिए। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। तो जो इनसे छोटे हैं उम्र के, उनको तो प्रेरणा लेनी चाहिए इनसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो मुझे लगता है कि अगर बीमार हुए होंगे तो अलग बात है, नहीं तो ये कभी बैठे ही नहीं होंगे। नहीं, हमने इनको कभी बीमार नहीं देखा, बीमार भी नहीं हुए वास्तव में। हाँ हाँ। और कभी केवल अपने परिवार के लिए कभी कुछ नहीं इनको ये लगा के मेरे लिए। बच्चों ने जो किया अपने स्तर पे कर लिया, अपने स्तर पे किया। इन्होंने उनके लिए कुछ नहीं कि भाई मैं अपने घर के लिए कुछ कर लूँ, ऐसा कुछ नहीं है। यूँ तो इनकी जो बहन थी लज्जा, उनको भी मैं जानता हूँ, वो भी उधर ही रहती थी, आना जाना था, मतलब। तो अब लेकिन ये ज़रूर है कि हमने भाई इसीलिए वो कैलेंडर भी छापा। हम ये समझते हैं कि ये जो किताब तब तो छप गई, अब भी
कुछ चीजें देखिए इसका कद, इनका कद देखिए, जो इनके स्वागत में जो अभिनंदन ग्रंथ है ये, इसकी जो समिति है उसमें बाबू बलवंत राय तायल जी, हाँ पंडित जगत स्वरूप एडवोकेट जी, एडवोकेट कामरेड कृष्ण स्वरूप जी, जीएस यादव, भगत रामेश्वर दास, शिवधन सिंह, पता नहीं कितनी डिग्नेटरी अपने एरिया की हैं। MS नरवाल, MS नरवाल जी, ये रामचंद्र दीपक, ये वहाँ ना कमेटी बनी हुई थी। MLN सारस्वत, जगदीश भारती, अतर सिंह, और वो जुनेजा साहब जो थे, प्रोफेसर MM जुनेजा जी, वो छपवाने का काम वो करते थे, उनका बड़ा योगदान है। मधुसूदन पाटिल थे। ये शहर में ना इस तरह के लोग होने चाहिए हमेशा, जो शहर की विरासत, हिसार है ना जी, सांस्कृतिक रूप से या इस तरह के व्यक्तियों की उसमें ज्यादा प्रभावशाली रही है। आप ये देखिए कि सर्वोदय भवन की जो गोष्ठियां हैं वो मेरे ख्याल से उनको 50 साल से भी ज्यादा नियमित है जी, नियमित हैं। आदमी आओ कितने, लेकिन रविवार कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि हम 4 ही लोग बैठे होते थे उसमें, क्योंकि मुझे आदत पड़ गई थी स्कूल जाते हुए वहां जाने की, तो मैं करीबन 5 साल नियमित रहा वहां पे। वहाँ दादा गणेशी लाल थे, आपको ध्यान होगा। हाँ, जो सर्वोदय भवन थे ना, तो वही उन्हीं का ही तो था संरक्षण वहाँ। तो हम वहाँ से गुजरते हुए कामरेड कृष्ण स्वरूप से भी वहीं मिला था पहली बार। दादाजी से हम वही, वो फ्रीडम फाइटर थे बहुत बड़े, और हिसार में उनका भी बहुत ऊंचा किरदार था। एक बार मैं प्रेसिडेंट स्टूडेंट यूनियन का था, मैंने भूख हड़ताल कर दी और 8-9 दिन हो गए। ये जो इलाइट सिनेमा के पास तिकोना पार्क नहीं था, पुल के नीचे साइड में, 8-9 दिन हो गए, वेट लूज हो गया, डॉक्टरों ने भी चिंता प्रकट की। तो दादा गणेशी लाल को पता चल गया और उन्होंने यूनिवर्सिटी में जाके अधिकारियों को इतना धमका दिया, वो शाम तक ही आके और वो यूनिवर्सिटी भी खोल दी और समझौता के मांगे मान। दादा गणेशी लाल जैसों का संरक्षण, पंडित जगत स्वरूप हमें कभी गिरफ्तार करके पुलिस ले जाती ना, हमें वकील नहीं करना पड़ता था, अपने आप जब पेश करते थे तो आगे खड़े। मदन गोपाल शास्त्री जी में मुझे वहीं मिले थे। मदन गोपाल शास्त्री अध्यापक संघ के लीडर थे। ये उदय भानु हंसी मुझे वहाँ मिले। उदय भानु हंस राजकवि। हाँ, मुझे मतलब सर्वोदय भवन में मुझे हिसार की बहुत बड़ी बड़ी लोग से मिलने का मौका मिला। हाँ, और बलवंत राय ताल जी तो खैर थे ही। और सच कहूँ तो कामरेड साहब, अगर मैं सर्वोदय भवन की गोष्ठी वगैरह में नहीं जाता तो जीवन का बहुत बड़ा मतलब छूट जाता है इससे ना। अब देखो ना, क्योंकि स्कूल टाइम से ऐसे 20 दिमाग में पड़ गए कि पढ़ना कितना जरूरी है, किन मुद्दों पे बात, निष्ठा से उन संस्थाओं को चलाते थे। और वहाँ जाके कितना सुकून मिलता था और प्रेरणा मिलती थी कि भाई हमें कुछ करना चाहिए। समाज सुधार का काम जो है, हालांकि लोग आते थे ऐसे ही, कभी 5-10, 20 नहीं। मुझे ध्यान है 2 बार तो मैं गया, उसमें 40-50 लोग थे। हर रविवार को होती थी वो 5 बजे, हर रविवार को वो हॉल भर जाता था। और बाकी तो ये होता है कि भाई खुद के अलावा एक आदमी और आ जाए तो मीटिंग विफल नहीं होती है सफल हो जाती है। फोटो भी है इसमें, काफी पुराने फोटो कई हैं इसके अंदर। चलो कामरेड साहब, आपने बहुत बढ़िया किया। चौधरी लाजपत राय लखपुरा जी के जीवन के बारे में थोड़ी सी बात करने का। ये रोनाथ वगैरह जो गांव है आपके तो नजदीक पड़ते हैं। रोनाथ गांव तो शहीद गांव कहते हैं उसको। और मंगल पुट्ठी खां, पुट्ठी मंगल खां, हाँ, वो ये सारे गांव तो नीलाम कर दिए गए थे। हम उसके लिए भी हम लड़े हैं। और अभी इन गांव के अंदर भी हमारी कोशिश ये रहेगी वहाँ जाके अब फिर से, क्योंकि कृषि संकट है और किसान के बारे में बताया, दशा खराब है, तो इस संदेश को वहाँ पे ले जाके और किसान सभा का गठन करने के चलते चलते मैं थोड़ा सा इनका जीवन परिचय बता दूं। 1/6/1901 को इनका जन्म हुआ। पिताजी का नाम इनका चौधरी डूंगर सिंह जी था, माता का नाम धापा देवी था। 1912 में इनका विवाह हुआ। 1922 से 26 तक ये सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से इन्होंने स्नातक की। 1918 में ये किसान संघर्ष में सक्रिय हुए। 1930 में जेल चले गए। 1945 में जिला बोर्ड के सदस्य रहे। 1948 में बम्बई किसान कॉन्फ्रेंस में सेक्रेटरी रहे। 1952 में पंजाब विधान परिषद के सदस्य चुने गए। 1953 में पंजाब लैंड टेन्योर्स एक्ट पास करवाया। 1954 में हक सुफा कानून समाप्त करवाया।
1963 में किसान समस्या पर विचार हेतु समस्त पूर्वांचल यात्रा की और 27 सितंबर 1992 को हिसार में 27वें अखिल भारतीय किसान अधिवेशन स्वागत समिति के अध्यक्ष रहे। तो ये जो किताब है ये 92 तक का इनका है। जी जी, हाँ हाँ। उसके बाद का जीवन कवर नहीं हो पाया। हाँ, तो मैं जितना मुझे याद था और जितना मैं देखा वो मैं बता पाया हूँ। दर्शकों से ये जरूर मैं क्षमा चाहूँगा अगर कोई तथ्य मेरे से दर्शकों में भी अगर गलत आपके निकल अगर गया हो तो। चौधरी लाजपत राय जी से जुड़े हुए कोई अनुभव हो हाँ, तो हाँ। दर्शक भी बता सकते और हैं। मैं ये कमेंट जरूर करके। चाहूँगा कि वो लिख के कमेंट में बताएं कि मेरे से कोई अगर तो इनकी जो अपडेट कभी गलती किताब हुई आएगी हो तो उसमें वो शामिल हो जाएंगे तथ्य। वो हो जाएंगे और हम जरूर कोशिश करेंगे कि प्रकाशन इनके किसी न किसी रूप में आगे बढ़ाएं उस काम को। शुक्रिया कामरेड साहब, आप आए, आपने बात रखी। और ये जो 4-5 एपिसोड हैं लगातार, ये इसलिए आएंगे क्योंकि मैं कुछ दिन छुट्टी पे रहूँगा। ओके, तो हम इनको रिकॉर्ड अब कर रहे हैं, लेकिन ये 20 से 26 तारीख के बीच में आएंगे सारे। और तब मैं पहाड़ों में कहीं आराम से जरूर पढ़ रहा करना होगा। चाहिए आराम। शुक्रिया, नमस्कार।